लास्ट क्लास में हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट किया था। तो कॉन्टिन्यूटी में हम ये पढ़ चुके हैं कि कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन क्या होता है। तो अगर हम कॉन्टिन्यूटी को फिर से रिवाइज करें तो हमारे पास ये एक फंक्शन होगा कोई इस तरीके से, और यहाँ पे हम किसी एक पॉइंट ए पे इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, है ना। और यहाँ पे चेक करने कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं। तो उसके लिए डेफिनेशन क्या था हमारे पास कि इस फंक्शन में अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें या फिर राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करें तो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम इसको डेफिनेशन इसको इस तरीके से लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये अपने आप में एक दो क्वेश्चन है। ये एक लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये एक राइट हैंड लिमिट है ना। और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स, और राइट हैंड लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, है ना। ये हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं और ये हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। और इसी को अगर हमें एच टेंडिंग टू जीरो में कन्वर्ट करना है तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, और अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है तो हम क्या बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में इक्वल होना चाहिए, और अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल हो जाती है ना, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है। और अगर इसको हम इस तरीके से समझें तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए, और अगर इसी को हम लिखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और ये वैल्यू एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, है ना। और ये वैल्यू कुछ ना कुछ एक फाइनाइट क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा था कि लिमिट इस तरीके से लिमिट कॉन्टिन्यूटी का एक डेफिनेशन होता है। और यहाँ पे हमने ये चीज़ भी देखा था कि अगर कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसके लिए लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगी, है ना। इसी में हमने आगे चेक किया था कि किस तरीके से कैसे हमें लिमिट के क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है ना। तो हाउ टू सॉल्व कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चंस। तो इसमें हमने बहुत सारे केसेस बनाए थे, है ना। याद होगा आपको कि हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस टाइप से हमने 4-5 केसेस सॉल्व किए थे। ये आप अपने कॉपी में देख सकते हो, वहाँ पे हमने ये सब सारा पार्ट सॉल्व किया था। और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अगर हमारे पास कोई ब्रांच फंक्शन होता है तो कैसे सॉल्व करना होता है, या कोई सिर्फ नॉर्मल फंक्शन है तो उससे हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट था। इसी के साथ हमने डिफरेंशिएबिलिटी भी देखा था। तो अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं ये हम कैसे चेक करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक रूल था कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन इस तरीके से दिया हुआ है और यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट ए और इस पॉइंट पे एक पॉइंट बी चूज कर लेते हैं, ये एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, तो इस पॉइंट का लोकेशन कितना हो जाएगा ए कॉमा एफ ऑफ ए, और इस पॉइंट का लोकेशन बी कॉमा एफ ऑफ बी, है ना। और अगर हम इस दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये एक लाइन बनेगा, और इस लाइन का हम स्लोप लिख सकते हैं जो हमने स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में किया था। तो स्लोप क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। ठीक है,
अब अगर हम इस बी पॉइंट को धीरे धीरे ए की तरफ मूव करना चाहें तो ये कभी न कभी यहाँ पे ए के काफ़ी क्लोज पहुँच जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट ए प्लस एच हो गया। तो अगर हम बी के जगह पे ए प्लस एच पुट करें तो हम स्लोप को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर बी ए के काफ़ी पास पहुँच जाए तो ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एच माइनस से, तो ये कैंसिल होके एच हो जाएगा। और अगर हम इसी में लिमिट यूज कर लें, ठीक है, तो अगर इसी फंक्शन में हम एच में एक लिमिट यूज कर लें, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच, तो यही क्या बन जाता है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। इसका मतलब ये अभी भी क्या है, एक तरीके से स्लोप ही है ना। किस लाइन का स्लोप है, यहाँ पे हमने इस पॉइंट को ए के काफ़ी पास लाना स्टार्ट किया, तो जैसे जैसे हम ए के पास पहुँच गए तो ये लाइन धीरे धीरे इस पॉइंट पे आके एक स्लोप बन जाता है ना, एक लाइन बन जाता है जिसे हम टेंजेंट बोलते हैं, है ना। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये जो हमने एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया ये अपने आप में एक स्लोप है। और ये किस चीज़ का स्लोप है, तो अगर हम ये देखें तो ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स इक्वल टू ए, है ना। तो जिस पॉइंट पे हमने फंक्शन को कैलकुलेट किया है ये उसी पॉइंट पे डेरिवेटिव है। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम इसे ये बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो अगर ये वाला पार्ट जो है वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए, है ना। तो इस फंक्शन को हम एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल बोलते हैं। इन जनरल पॉइंट पे, अगर इन जनरल पॉइंट की बात बोले तो एफ डैश एक्स को हम क्या लिखेंगे, ए की जगह पे हमने बस एक्स रिप्लेस कर दिया, तो जहाँ जहाँ पे ए होगा वहाँ वहाँ पे हम एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, है ना। तो ये हमारा इन जनरल पॉइंट एक्स पे डेरिवेटिव है। और डेरिवेटिव को याद होगा आपको कि हम लोग डेरिवेटिव को डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं, है ना। तो अगर ये एफ डैश एक्स है तो इसे हम डी वाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लिखते हैं, है ना। यहाँ पे अगर इसको हम देखें तो ये एक्चुअली में क्या है, डेल ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल ऑफ एक्स। और इसी डेल को जब ये डेल्टा काफ़ी छोटा हो जाता है तो इसको हम स्मॉल डी से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। तो अगर हम, तो ये हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का कंडीशन हो गया। और अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और डिफरेंशिएट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड थे जिसको हमने मेथड ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ा था, ठीक है। तो अगर हम इसी फंक्शन को देखें कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है और उसने बोला कि ये फंक्शन, तो अभी तक हमने कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और लिमिट, ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी, है ना। तो अगर हम इसे फिर से लिखें तो ये हमारे पास एक लिमिट था, ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी थी और फिर डिफरेंशिएबिलिटी थी। तो ये चीज़ अगर कोई किसी का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी होगा, है ना। ये चीज़ हमेशा ट्रू नहीं है। वैसे ही अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा ये हम नहीं बोल सकते, है ना। तो ये चीज़ भी नहीं होता। लेकिन अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, और अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसमें लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, है ना।
तो कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूटी के लिए तब एप्लीकेबल है जब उसमें लिमिट एग्जिस्ट करे, या कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तब एप्लीकेबल है जब वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा तो हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो फंक्शन फिर डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मेथड ऑफ डेरिवेटिव में। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, बस मैं इसे थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको फिर से ध्यान में ला सकें। अपने कॉपी को आप लोग रिवाइज कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला पार्ट हमने किया था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, है ना। इसमें हमने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना होता है बेसिक मेथड से, वो हमने कैलकुलेट किया था, जो ये वाला लिमिट था। तो अगर किसी भी फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव याद है तो वो डेरिवेटिव कैसे निकलता है, उसके लिए हमें यही लिमिट कैलकुलेट करनी होती है। और इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ये हमने क्लास 11th में देखा था। ठीक है। सेकेंड मेथड था डेरिवेटिव ऑफ implicit function and explicit function, derivative of implicit function and explicit function। तो हमने implicit और explicit function के बारे में देखा था कि कौन से फंक्शन implicit होते हैं, कौन से फंक्शन explicit होते हैं। अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हम लिख पाएँ तो ये फंक्शन explicit कहलाएगा, सॉरी वो फंक्शन इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कहलाएगा, उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। और अगर जिस फंक्शन को हम y इक्वल टू एक्स और y में अलग अलग नहीं कर पाए, यानी इस तरफ भी x और y का टर्म होगा ही, तो इसे हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। और दोनों फंक्शन में किस तरीके से हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं वो भी हमने देखा हुआ था। थर्ड केस था डेरिवेटिव ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में किस तरीके से फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से हमने वो निकाला था। और कुछ बेसिक फंक्शन का हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करके याद किया हुआ था कि जैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स हो जाता है, वैसे ही कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये सब बेसिक फंक्शन था, 11th में भी हम लोगों ने किया हुआ है और फिजिक्स में भी आप लोगों ने काफ़ी सारे किया हुआ है डेरिवेटिव। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन एक अलग से चैप्टर है हमारे पास, तो इसे हम लोग डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक के लिए हमने ये चीज़ देखा था कि अगर साइन एक्स एक फंक्शन है तो इसका इन्वर्स क्या होगा और किस तरीके से लिखेंगे, साइन इन्वर्स एक्स। वैसे ही कॉस होगा तो कॉस के लिए हम कॉस इन्वर्स एक्स लिखते हैं, और टेन एक्स के लिए टेन इन्वर्स एक्स। ठीक है। इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी भी हमने देखी थी, बाकी डिटेल में हम लोग इसे बाद में पढ़ते हैं। और अगर हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना हो तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही कॉस एक्स का निकाल सकते हैं और कॉस इनवर्स एक्स का निकाल सकते हैं और टेन इनवर्स एक्स निकालते हैं। तो इन सब के फॉर्मूले आपके कॉपी में लिखा हुआ है, आप लोग उसे एक बार देख सकते हैं। ठीक। तो यहाँ तक हमने किया था। नेक्स्ट था डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन, है ना। तो लॉगरिदमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव निकालते हैं वो भी हमने देखा था, है ना। लॉग वाला फंक्शन जब यहाँ पे लिखा रहता है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट लगा हुआ होगा, तो dy/dx कितना हो जाएगा, 1/x। और यहाँ पे अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो सेम ही रह जाता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट टाइप था हमारे पास जो कि इम्पोर्टेंट है, लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। तो ये एक अपने आप में एक मेथड है
कि अगर हमें पास कोई भी डेरिवेटिव निकालना हो तो किस तरीके से हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, और ये चीज़ हम पर्टिकुलरली उस वाले पार्ट में यूज करते हैं जब हमारे पास कोई टर्म और कोई भी एक से ज़्यादा फंक्शन एक दूसरे के पावर के टर्म में हो, या कोई एक से ज़्यादा टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, या एक से ज़्यादा फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसमें दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं, और यही क्वेश्चन फिर लॉग की प्रॉपर्टी से प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहाँ पे हम फिर इसको यूज कर लेते हैं। उसके अलावा हमने एडिशन रूल देखा था, है ना, डेरिवेटिव के रूल्स क्या होते हैं। एडिशन रूल था, सब्ट्रैक्शन रूल था, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन रूल था, और जिसे हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, है ना। वैसे ही हमारे पास कोशेंट रूल था, और वैसे ही हमारे पास इम्पोर्टेंट वन चेन रूल था, है ना। तो ये जितने भी पार्ट हैं ये सब कुछ हम लोग पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप इसे अपने कॉपी में देखोगे तो ये ऑलरेडी आपकी कॉपी में सब कुछ अच्छे तरीके से सब लिखा हुआ है, वहाँ पे आप इसको फिर से रिवाइज कर सकते हो अपनी कॉपी में। और यहाँ तक हमने एक्सरसाइज 5, है ना, एक्सरसाइज 5.5 तक हमने एनसीईआरटी से कंप्लीट किया हुआ था। तो अगर इतना तक हम लोगों ने क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आप कॉपी में देखोगे तो आप इस 5.5 तक का सारा सॉल्यूशन आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा, है ना। तो 5.5 तक हमारा क्लास में हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है और इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है डेरिवेटिव का, वो एक और मेथड है जिससे हम बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन, है ना। तो अगर हमारे पास और डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, तो नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, है ना। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, पहले हम इसको समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक फंक्शन दिया हुआ है ना, तो उसमें एक पैरामीटर होना चाहिए। जैसे आपने फिजिक्स में किया होगा कि फिजिक्स में आपके पास क्या था कि जो दो टाइप के फंक्शन होते हैं। अगर किसी पार्टिकल का मोशन एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में हो रहा है तो एक्स भी एक टाइम का फंक्शन होता था, है ना, और वाई भी एक अलग फंक्शन टाइम का होता था, है कि नहीं। तो अगर कोई, जबकि पार्टिकल का मोशन कहाँ पे हो रहा है, एक्स और वाई प्लेन में हो रहा है, इस प्लेन में हो रहा है पार्टिकल का मोशन, लेकिन ये दोनों अपने आप में टाइम डिपेंडेंट है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने फिजिक्स में किया होगा। तो यहाँ पे हम इसी टी को क्या बोलते हैं, पैरामीटर, जो कि दोनों में है और यही दोनों क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो इसे हम बोलते हैं पैरामीटर, है ना। क्योंकि ये x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, लेकिन दोनों एक कॉमन वेरिएबल t पे डिपेंडेंट है, इसलिए हम t को पैरामीटर बोलते हैं कि इससे हम, तो इस टाइप के फंक्शन जितने भी होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएंगे। हो सकता है ये फंक्शन कुछ और हो, x और y के टर्म में अगर समझने का ट्राई करो तो हमेशा हमें x और y दो फंक्शन दिए होंगे, है ना, और वो एक कोई कॉमन फंक्शन के टर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ होगा, तो वो चीज़ हमेशा एक पैरामीटर कहलाएगी। जैसे इसी चीज़ को अगर हम, एक एफ है जो एक थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है और थीटा के साथ वेरी हो रहा है, और वैसे ही दूसरा फंक्शन वाई है जो थीटा के साथ वेरी हो रहा है, तो यहाँ पे एक्स थीटा थीटा दोनों में कॉमन है, तो x और y का मोशन एक्स वाई प्लेन में है, लेकिन वो डिपेंड किस पे कर रहा है, थीटा पे, तो यहाँ पे हम थीटा को पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये पैरामीटर है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे,
तो डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है कि हमें एक्चुअली में कैलकुलेट क्या करना है, हमें अभी भी कैलकुलेट dy बाई डी एक्स ही करना है ना। और dy बाई डी एक्स एक्चुअली में होता क्या, एक रेशियो है ना। तो ये रेशियो है y में dx dy और dx का। तो अगर ये रेशियो है तो इसे हम पैरामीटर के टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसको dy और ये नीचे में dx था हमारे पास, तो अगर हम ऊपर नीचे dt से, है ना, डिवाइड कर दें, तो ये यहाँ पे हम इस वाले फंक्शन की बात कर रहे हैं कि हमारा x और y t पैरामीटर का है। तो जिस पैरामीटर से हो उसे हमें इंडिविजुअली दोनों टर्म को डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम ये लिख सकते हैं dy बाई dt, ठीक है। तो dy बाई dt एक्चुअली में क्या हो जाएगा, y डैश और नीचे में x डैश, लेकिन ये किसके टर्म में होगा, t के टर्म में होगा, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर t है। और ये भी किसके टर्म में होगा, t के टर्म में होगा। तो हमें पैरामेट्रिक डेरिवेटिव में ये चीज़ बस समझना है कि जो पैरामीटर दिया होता है हम उसी के टर्म में अपने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाता है। जैसे अगर ये फंक्शन दिया होता, x कोई फंक्शन है हमारा थीटा का और y एक फंक्शन है थीटा का, तो अगर इस टाइप के फंक्शन में हमें dy बाई डी एक्स निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले हम y वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, और x वाले फंक्शन को थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। तो dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, और dy बाई डी थीटा क्या कहलाएगा, तो इसको हम d ऑफ g थीटा बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई d ऑफ f थीटा बाई डी थीटा ले सकते हैं, है ना। और इन दोनों फंक्शन को हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे अपने प्रीवियस रूल से, ठीक है। तो यहाँ से आगे ये सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तरीके से लिखें, तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो लेट हमारे पास एक फंक्शन है x इक्वल टू ए कॉस थीटा और एक y फंक्शन है a साइन थीटा, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि थीटा इज अ पैरामीटर, है ना। और हमारा क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, जबकि ये फंक्शन डायरेक्ट फंक्शन हमारा y जो है वो डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है ना। तो y अपने आप में थीटा पे डिपेंड है और x भी अपने थीटा पे डिपेंड है। तो अगर डायरेक्टली दिया होता तो हमारे पास प्रीवियस रूल थे जहाँ पे हम इसको सॉल्व कर पाते, लेकिन अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें पैरामेट्रिक अप्रोच लगाना पड़ेगा, और उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले y वाले फंक्शन को पैरामीटर के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे और x वाले फंक्शन को पैरामीटर में डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर उसे डिवाइड करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, और dy बाई डी थीटा का मतलब कितना हो गया। तो अगर हम यहाँ पे dy बाई डी थीटा कैलकुलेट करें, है ना, तो यहाँ पे y इक्वल टू ए साइन थीटा है, a कांस्टेंट है, तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, ये a कॉस थीटा आ जाएगा। और वैसे ही डी एक्स बाई डी थीटा अगर लिखेंगे तो माइनस a साइन थीटा, है ना। इस दोनों वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये a कॉस थीटा बाई माइनस टाइम्स a साइन थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉट थीटा। तो हम यहाँ से डेरिवेटिव की वैल्यू को सिंपली पैरामीटर के फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी करेक्ट है। या अगर इसको हम एक्स वाई के टर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, है ना। और यहाँ से देख सकते हैं ए कॉस थीटा है और ए साइन थीटा है, तो हमने यहाँ पे ए किया, ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई किया,
ए कॉस थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, ए कॉस थीटा एक्स के इक्वल है, तो ये माइनस एक्स बाई ए साइन थीटा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, तो ये वाई है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स बाई वाई भी लिख सकते हैं, और यही वैल्यू माइनस कॉट थीटा के भी इक्वल है। तो आप अगर चाहो तो इसको पैरामीटर के फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, या फिर इसको एक्स वाई के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक पैरामेट्रिक इक्वेशन था। इसी टाइप से हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर हो सकते हैं, जो कि आपको एक्सरसाइज 5.6 में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपको एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। 10-11 क्वेश्चन है, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये सब में हमें कुछ ना कुछ पैरामीटर के फॉर्म में एक एक्स और वाई रिप्रेजेंट किया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। जो हमें डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करना है वो कभी पैरामीटर के फॉर्म में होगा या फिर कभी एक्स वाई के टर्म में होगा। तो आंसर से आप लोग मैच करा सकते हो कि आंसर में हमें क्या दिया हुआ है, उसी हिसाब से हम लोग आंसर करेंगे। लेकिन इन जनरल अगर एग्जाम में आता है तो हम लोग किसी भी फॉर्मेट में छोड़ सकते हैं जब तक कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट कीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेकेंड डेरिवेटिव, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए एक्सरसाइज 5.6 के क्वेश्चंस कंप्लीट कीजिए। उसके अलावा आपको कुछ शीट भी दिया जाएगा एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए, तो वो भी हम लोग फिर करेंगे। तो 5.6 कंप्लीट कीजिए। इसमें से अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो, ग्रुप में आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख के भेज सकते हो, या फिर किसी भी तरीके से फ़ोटो खींच के आप लोग उसे पोस्ट कीजिए। तो वहाँ पे कोई डाउट होगा तो वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। या अगर कुछ ज़्यादा डाउट्स होता है तो उसके लिए हम लोग एक अलग से वीडियो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बना के पोस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल के लिए आप लोग एक्सरसाइज 5.6 कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। ओके।